आज से हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का जितना भी राजस्थान से संबंधित जीके होगा, जो अपने स्कूली शिक्षा के अंतर्गत लगता है, वो सभी अध्ययन करेंगे। और आज हम पहली ही क्लास में ये अध्ययन कर रहे हैं, हमारा राजस्थान का अध्ययन, जो कक्षा 6 की बुक है। और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन रहे हैं, वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के हम लोग इस क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे और प्रत्येक पार्ट वाइज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो मेरे इस YouTube चैनल पे नया आया है, वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रकार की जो क्लासें हैं मैंने जो डाल रखी है वो देख सकता है, जिसमें आपको ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी और हिस्ट्री का जो मैटर है वो मिलेगा, और राजस्थान से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सभी की सभी यहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों, अभी KVS NVS और जो हम बात करें केंद्र स्तर की जो वैकेंसी हैं, उनके लिए मैंने इंडियन हिस्ट्री की क्लासें हैं वो भी यहाँ पर शुरू कर दी है। तो एक क्लास मैंने अभी तक डाली है और दूसरी क्लास में जस्ट ही अभी बना के डालूंगा, जिसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो मैटर होगा वो हम लोग इस कक्षा के अंतर्गत और इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका समय न लेते हुए आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 6 का हमारा राजस्थान की पुस्तक का पहला पाठ है, राजस्थान एक परिचय। राजस्थान एक परिचय का अध्ययन करने वाले हैं, पहला ही पाठ है। तो दोस्तों, पहले पाठ का पहला क्वेश्चन आपके आगे ये है, जो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी है। तो दोस्तों, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। और यहाँ पे ध्यान देना, 1070 जो दी गई है ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, और जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर, 3,42,946 का जो आंकड़ा दिया हुआ है, ये आंकड़ा गलत है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर अपना राजस्थान का कुल क्षेत्रफल होता है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके अलावा 5,920 किलोमीटर अपनी स्थलीय कुल सीमा है, और 4,000 ये आंकड़ा है, ये इसमें से अगर अपन लोग घटा सकते हैं तो ये बचेगा, ठीक है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो राजस्थान भारत के कुल 10.41% भाग पर फैला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा बात करें 61.11 है, ये अपना किसका है? थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल आता है, ठीक है। 61.11 है, ये थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? तो रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई है वो कितनी है? तो 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर है। और रेड क्लिफ रेखा है वो राजस्थान के गंगानगर जिले से स्टार्ट होती है, गंगानगर, और गंगानगर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, ये जिले अपने रेड क्लिफ सीमा रेखा के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा पर स्थित है। और उसके अलावा बात करें, ये रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है, और राजस्थान ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं, भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है। तो यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पूछी है, तो ये क्या है? रेड क्लिफ सीमा रेखा है, ठीक है, रेड क्लिफ सीमा रेखा है, ठीक है। उसके बाद में मैकमोहन की बात करें तो भारत और चीन के मध्य स्थित है। उसके बाद में बात करते हैं, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, ठीक है। कितने राज्य? 28 राज्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? यहाँ पर ध्यान देना, पहले क्रम से पूछा गया है, तो पहले अपने को बड़ा जिला बताना है, उसके बाद में अपने को छोटा जिला बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, और सबसे छोटा जिला है धौलपुर है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थिति है, यानी ये स्थिति कितनी है राजस्थान की, किस प्रकार से ये स्थिति है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसका उत्तर होगा 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ ध्यान देना, अक्षांशों में क्वेश्चन गलत मत कर देना। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट और पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान की अवस्थिति है, ठीक है।
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें अपन तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। राजस्थान की भारत में अवस्थिति किस प्रकार है? तो राजस्थान की भारत में अवस्थिति किस प्रकार की है मेरे प्यारे दोस्तों? तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान है वो स्थित है। उसके बाद में बात करते हैं आगे। उसके बाद में दोस्तों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ है वो किस संभाग का भाग है? तो ध्यान देना ये कोटा संभाग का भाग है। किसका भाग है? कोटा संभाग का भाग है। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो उत्तर क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? धौलपुर रहेगा, क्योंकि धौलपुर राजस्थान का पूर्वी जिला है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी कौन सा है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर है। राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त जैसलमेर जिले के अंतर्गत होता है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? 5 है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अब दूसरे पाठ की बात करते हैं, और दूसरा पाठ है कक्षा 6 का, उसका नाम है राजस्थान का अध्ययन। दूसरे पाठ का क्या नाम है? राजस्थान का अध्ययन। चलो राजस्थान के अध्ययन के अंतर्गत बात करते हैं। तो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी है वो दोस्तों थी विराटनगर। कौन सी थी? विराटनगर, जिसको हम बैराट कहते हैं, जयपुर के अंतर्गत आती है, ठीक है। और मत्स्य जनपद की ये राजधानी रही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है। तो कोटा बूंदी का क्षेत्र है वो कहलाता है दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र। क्या कहलाता है? हाड़ौती के अंतर्गत कोटा बूंदी का क्षेत्र आता है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र है वो मेरवाड़ा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? मेरवाड़ा कहलाता है। मेर जाति के लोग यहाँ अधिक होने के कारण ये क्षेत्र क्या कहलाता है? मेरवाड़ा। और यहाँ की पहाड़ियाँ किस नाम से जानी जाती है? मेरवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कैसी है? यानी जयपुर के आसपास के क्षेत्र की भाषा की बात करें तो दोस्तों ढूंढाड़ी भाषा है। कैसी भाषा है? ढूंढाड़ी। महाभारत कालीन 2 जनपद कौन कौन से हैं? तो याद रखना दोस्तों महाभारत कालीन 2 जनपदों की बात हुई है तो मत्स्य जनपद और सीवी जनपद। ध्यान रखना है। मत्स्य जनपद की राजधानी थी तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी तो विराटनगर थी, यानी विराट जयपुर के अंतर्गत आती है। और सीवी जनपद की राजधानी थी तो मध्यमिका यानी नगरी, जो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों प्राचीन ग्रंथ यानी प्रथम वेद माना जाता है। तो प्रथम वेद किसको माना जाता है? ऋग्वेद को प्रथम वेद माना जाता है। वेदों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों शेखावाटी में सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं? तो शेखावाटी में सम्मिलित जिले सीकर, चूरू, झुंझुनू है। सीकर, चूरू, झुंझुनू है। ध्यान रखना दोस्तों सीकर, चूरू, झुंझुनू है। अब ध्यान रखना दोस्तों नागौर की एक तहसील भी शेखावाटी के अंतर्गत आती है। अगर यहाँ पे लाडनू अगर साथ होता तो वो शेखावाटी के भाग के अंतर्गत ही रहेगा। उसके बाद में बात करें खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया वह था। यानी खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। यानी खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। 1527 में खानवा नामक स्थान है वो भरतपुर में पड़ता है, ठीक है। राणा सांगा की ओर से यानी राणा सांगा की ओर से कौन सेनापति था? मुस्लिम सेनापति था, ये भी ध्यान रखना है। और बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था तो वो मारा गया था हसन का मेवाती। हसन का मेवाती यानी मेवात क्षेत्र का था, ठीक है। मालवा के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? या मालवा के अंतर्गत पूछा गया है दोस्तों तो टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिला है वो मालवा का भाग आता है। और मालवा का मूल रूप से भाग एमपी के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद में सीवी जनपद की राजधानी अभी बात करके गए थे दोस्तों, तो सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका है जो चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत आती है और नगरी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों बयाना प्रशस्ति किस राजवंश की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। बयाना प्रशस्ति किस राजवंश की है? तो आपका उत्तर क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपका उत्तर रहेगा सूरसेन राजवंश की है। ध्यान रखना बयाना प्रशस्ति है, ध्यान देना। बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन मिलता है? बयाना स्थान है वो भरतपुर में पड़ता है। बयाना स्थान कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। और बयाना मुगल काल में नील की कृषि के लिए जाना जाता था, ठीक है। और ये भी ध्यान देना दोस्तों यहाँ समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। या हम बात करें गुप्त वंश का विजय स्तंभ भी यहाँ से बयाना से प्राप्त होता है, जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। ये ध्यान देना राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। और बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन मिलता है? तो सूरसेन राजवंश का वर्णन मिलता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान देना बड़ा क्वेश्चन है। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो मत्स्य जनपद का उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। प्राचीन समय में गुहिल और सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। तो प्राचीन समय में गुहिल और सिसोदिया वंश का राज्य है वो कहाँ रहा था दोस्तों? मेवाड़ में रहा था।
उसके बाद में बात करें दोस्तों, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? तो सिकंदर के समय यानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, यूनानी लेखकों की बात है। सिकंदर के समय, सिकंदर कहाँ का था? यूनान क्षेत्र का था। और किस जनपद का उल्लेख किया है? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय यूनानी लेखकों ने सूरसेन जनपद का उल्लेख किया है, ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं तीसरे पाठ की। कक्षा 6 का तीसरा पाठ है और तीसरे पाठ का नाम क्या है? इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत, हम अपने इतिहास को कौन कौन से स्रोतों से जान सकते हैं? चलिए बात करते हैं इस पाठ के पहले प्रश्न की। वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक है वो सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण जी का संबंध है वो बूंदी से रहा है। कहाँ से रहा है? बूंदी से रहा है। ठीक है, उसके बाद में बात करें पृथ्वीराज विजय। बात करते हैं पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय नामक विजय के लेखक है वो ज्यानक है, ध्यान रखना दोस्तों। कौन है? ज्यानक है। उसके बाद है हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? तो हमीर महाकाव्य के लेखक है वो दोस्तों नयनचंद्र सूर्य। कौन है? हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नयनचंद्र सूर्य। कानड़देव प्रबंध के लेखक कौन है? तो कानड़देव प्रबंध के लेखक पद्मनाभ है। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड है। कौन है? कर्नल जेम्स टॉड है। टॉड साहब ने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख क्या कहलाते हैं? यानी प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रशस्ति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रशस्ति कहलाते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों पाठ संख्या 4 की, और पाठ संख्या 4 का नाम है राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। यानी राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थलों की चर्चा करेंगे। कालीबंगा किस जिले के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंतर्गत आती है। अशोक का भ्रावरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अशोक का भ्रावरू शिलालेख है वो बेराट से प्राप्त हुआ है। बेराट कहाँ पड़ती है? जयपुर में पड़ती है। और अशोक का भ्रावरू शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? भ्रावरू विराटनगर से प्राप्त हुआ है। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता में मिला है? नाचता हुआ पक्षी बेराट सभ्यता मिला है, ध्यान देना दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। किस सभ्यता के से 8 पंचमारक और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? 8 पंचमारक और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है तो बेराट सभ्यता से मिली है। बीजक की पहाड़ी, ध्यान देना दोस्तों, बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? तो बेराट की सभ्यता से बीजक की पहाड़ी और भीम की डूंगरी संबंधित है। किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखना है दोस्तों, बेराट की सभ्यता से और बालाथल सभ्यता से। बेराट की सभ्यता से और बालाथल सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्रों के अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ताम्र संची संस्कृति कहा जाता है। तो ताम्र संची संस्कृति किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है जो कांतली नदी के किनारे सीकर में विकसित हुई थी और इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो ध्यान रखना दोस्तों, सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया है। किस धातु का प्रयोग किया गया है? तांबा धातु का। उसके बाद में बात करें अग्निकुंड, अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य अपने को कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से मिले। 10वीं या 11वीं बात करें आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, ये पॉलिटी के पार्ट है तो ध्यान रखना दोस्तों। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती है। यानी सेना को वेतन देना और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? किसकी होती थी? बख्शी की होती थी। किसकी होती थी? बख्शी की। राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? तो टिक्काराम पालीवाल था। निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? टिक्काराम पालीवाल था निर्वाचित मुख्यमंत्री। उसके बाद ये भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय है वो कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। ध्यान देना दोस्तों कि 1857 की क्रांति के बाद में 1858 में महारानी का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ा गया था और लॉर्ड कैनिंग ने ही वो घोषणा पत्र पढ़ा था। उस दौरान एक तो भारतीय सचिव की नियुक्ति की गई थी और एक क्या किया गया था, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके और वायसराय का पद है वो नवीन सर्जित किया गया था और लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था और उसी को क्या बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को ही प्रथम भारतीय वायसराय की पदवी या रैंक दी गई थी। राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो राज्य की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राम कहा जाता है। उसके बाद में बात करें राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952 में हुए थे। ठीक है, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च कौन होता है? तो राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च वो राजा होता है, राजा होता है। उसके बाद निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलित बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था? तो ये वही सीधी सादी बात है, किसकी होगी? खजांची की होगा ये काम। किसका काम था? खजांची का काम था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम लागू कब किया गया था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम लागू कब किया गया था? इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट। लागू किया गया था 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था ये। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा
वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था कहलाता है जागीर पट्टा। क्या कहलाता है? जागीर पट्टा कहलाता है। चलिए अगला पार्ट है दोस्तों, 6 नंबर पार्ट है जिसका नाम है राजस्थान के भौतिक स्वरूप। राजस्थान के भौतिक स्वरूप। निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश? तो यहाँ ऑप्शन की तरफ ध्यान देना। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का भौतिक प्रदेश है। पूर्वी मैदान राजस्थान का है। थार का मरुस्थल राजस्थान का है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग राजस्थान है। लेकिन हिमालय पर्वतमाला राजस्थान में इसका कोई भी भाग नहीं है। उसके बाद में बात करें अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, तो गुरु शिखर 1722। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं। रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी स्थान परिवर्तित करते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम सामान्य भाषा में धोरे कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म हवा धूल भरी आंधियों को कहा जाता है लू कहा जाता है। ध्यान देना, ये बलूचिस्तान के पठार से शुरू होती है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? गर्म होती है। ध्यान रखना, पूर्वैया बंगाल की खाड़ी से चलती है जिसकी प्रकृति क्या होती है? ठंडी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये गर्म धूल भरी आंधियाँ होती है। लू है, ये बलूचिस्तान के पठार से चलती है। ठीक है, उसके बाद में यानी इसकी उत्पत्ति बलूचिस्तान के पठार से होती है। उसके बाद में बात करें गुरु शिखर की ऊंचाई, तो 1722। कितनी है? 1722। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा समवर्षा रेखा कहलाती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। कौन सा है? झालावाड़। उसके बाद में बात करते हैं सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों माउंट आबू है, जो सिरोही के अंतर्गत आता है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र भी है। ध्यान रखना। उसके बाद में 56 का मैदान। 56 का मैदान है, ये माही नदी का मैदान है दोस्तों। कौन सी नदी का है? माही नदी का मैदान है। तो यहाँ ध्यान देना, माही नदी की बात करें तो ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नालों का समूह या 56 ग्रामों का समूह है, वो 56 का मैदान कहलाता है दोस्तों। उसके बाद मेसा के पठार की बात करें तो दोस्तों मेसा का पठार है वो चित्तौड़गढ़ में है। और याद रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कौन से पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर ही स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल संसाधन एवं संरक्षण। जल संसाधन एवं संरक्षण। पहला क्वेश्चन है, बनास किस नदी की सहायक नदी है? बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो याद रखना दोस्तों, चंबल की सहायक नदी है बनास। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? तो माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में विकसित की गई है। कहाँ विकसित की गई? बांसवाड़ा में विकसित की गई है। उसके बाद में ध्यान देना दोस्तों, उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए बनाई गई कुएनुमा संरचना क्या कहलाती है? पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए बनाई गई घर में बनाई गई कुएनुमा संरचना क्या कहलाती है? तो याद रखना दोस्तों, टांका कहलाती है। अर्जुन की गंगा किसको कहते हैं? बाणगंगा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाणगंगा को कहा जाता है, जो यमुना नदी में सीधा अपना जल लेकर जाती है। ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। कौन सी जिले में स्थित है दोस्तों? भरतपुर जिले में स्थित है। कौन सी जिले में? भरतपुर जिले में। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है। किसके लिए? ध्यान देना, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए, किसके लिए? कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? तो याद रखना, खड़ीन कहलाती है। क्या कहलाती है? खड़ीन कहलाती है। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है? सांबर, पिछोला, पंचभद्रा, लूणकणसर। तो आपका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? पिछोला झील है, ये मीठे पानी की झील है। उसके बाद में बात करें निम्न में से खारे पानी की झील है, तो निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? पंचभद्रा। कौन सी है? पंचभद्रा झील खारे पानी के, पुष्कर, पिछोला, गढ़सीसर, ये सभी के सभी मीठे पानी की झील है। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? प्राकृतिक झील तो आपका उत्तर सीधा सीधा नक्की भी चला जाएगा। ठीक है, कौन सी झील है? नक्की झील। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो उदयपुर को कहा जाता है। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में है? तो दोस्तों मानसी वाकल परियोजना उदयपुर जिले में। कौन सी जिले में? उदयपुर जिले में। चलिए दोस्तों, अगला पाठ है आजीविका के प्रमुख साधन। आजीविका के प्रमुख साधन बात करें दोस्तों, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? तो कौन सी फसल हो जाएगी? गेहूं है। और बाकी की मक्का, कपास, बाजरा। ध्यान देना, मक्का, कपास, बाजरा ये खरीफ की फसल है दोस्तों। किसकी फसल है? खरीफ की। और गेहूं किसकी? रबी की। मरुस्थल राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा, यानी खाने वाला कौन सा बोया जाता है? तो खाद्यान्न है ये बाजरा है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक मरुस्थल में बाजरा बोया जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें दोस्तों कि देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? यानी देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? तो निर्यात कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्यात। क्या कहलाता है दोस्तों? निर्यात। अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है? अतिवृष्टि का अर्थ यही होता है दोस्तों कि अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि है। ठीक है, उसके खरबूज, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसल है? तो दोस्तों ये जायद के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी? जायद के अंतर्गत। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग, ये ध्यान रखना दोस्तों, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। पोल्ट्री फार्मिंग है वो मुर्गी पालन को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? मुर्गी पालन को। चलिए आगे बात करते हैं। पशुपालन में किस राज्य का
पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है, तो पशुपालन में राज्य का देश में स्थान दूसरा है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुएं और ट्यूबवेल से होती है दोस्तों, कुएं और ट्यूबवेल से। सबसे कम किससे होती है? तालाबों से, ठीक है। दूसरे नंबर पे नहरें आती है, ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों, राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है, तो सबसे कम किससे होती है? तालाबों से। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो मानसून का जुआ कहा जाता है दोस्तों कृषि को, ठीक है, कृषि को। जब बरसात होती है तो हमारी कृषि हो जाती है, जब बरसात नहीं होती हो जाती है तब अकाल की स्थिति में भी आ जाते हैं, ठीक है। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, आधारभूत सेवाओं की बात करते हैं दोस्तों, पाठ 9 है कक्षा 6 का। और बात करते हैं 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? 66.11% है। कितनी है? 66.11% 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है, किससे? स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है? तो 52.12 है। महिला साक्षरता कितनी? 52.12। और संपूर्ण राजस्थान की 61.11, ठीक है। और ये बच गई तो ये पुरुष साक्षरता है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों आगे। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए? तो 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष। दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन से विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट कि जो स्वास्थ्य विभाग यानी औषधि नियंत्रण संगठन के द्वारा इसका प्रमाण पत्र जारी होता है। बात करते हैं, बैंक एक ऐसी संस्था है जो खालिस्तान का व्यवसाय करती है, तो किसका व्यवसाय करती है? मुद्रा का व्यवसाय करती है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान 1 अक्टूबर 1964 को। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है अब की बार। उसके बाद में राजस्थान पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है, ये उदयपुर में स्थित है। उसके बाद में बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के अधीन है? निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के अधीन है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं सभी भारतीय वायुसेना के अधीन ही है। बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, ये सभी वायुसेना के अधीन है। राजस्थान में सड़कों का सर्वाधिक लंबाई कौन से जिले के अंतर्गत आती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों की जो लंबाई है वो जोधपुर जिले के अंतर्गत आती है। चलिए अगला पाठ है दोस्तों, लोक संस्कृति एवं कला, यानी कला संस्कृति का पाठ है। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके क्वेश्चन, आ सकते हैं इसके क्वेश्चन। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? तो चूहों का करणी माता को जाना जाता है, देशनोक बीकानेर में। ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है, पाबूजी को। यानी राजस्थान में ऊंट लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? पाबूजी को जाता है। ऊंट के अवशेषों की बात करें तो कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रहे, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद में ऊंट जब बीमार हो जाते हैं तो हम पाबूजी की सेवा करते, पूजा करते हैं, ठीक है। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थान की मातृभाषा है, तो ध्यान देना दोस्तों, राजस्थानी। कौन सी है? राजस्थानी। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? सीकर जिले में। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, तो आदिवासियों का कुंभ किसे को कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ मेरे प्यारे दोस्तों बेणेश्वर धाम को कहा जाता है, बेणेश्वर मेला को कहा जाता है। सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो सातुड़ी तीज है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। सातुड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। 1885 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत की भेंट हुई? तो दोस्तों दादू दयाल की हुई थी। किसकी हुई थी? दादू दयाल की। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक है वो जाम्बू जी हैं। कौन है? जाम्बू जी। उसके बाद नाथ द्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए जाना जाता है? तो मोलेला टेरिकोटा कला के लिए जाना जाता है। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र तो बस्सी चित्तौड़गढ़ है। कौन सा है? बस्सी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों ये थे कक्षा 6 का पाठ, जो हमारे राजस्थान के अध्ययन, जो जितना भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन रहे थे तो मैं वो आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास ये क्लास ज़रूर भेजें, क्योंकि नज़दीक की परीक्षा आने वाली हैं जिसमें संस्कृत विभाग डिपार्टमेंट की परीक्षाएं हैं, उसके अलावा रीट की परीक्षाएं हैं, 3rd ग्रेड की परीक्षाएं हैं, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, सभी में जहाँ पर राजस्थान के जो जीके लग रहा है वहाँ सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।